एक गांव था जिसका नाम था भागलपुर, जो बड़ा ही शांत और सुंदर था। जहां ऊंचे पहाड़ बादलों से बातें करते थे और गांव के बीच से बहती हुई नदी मानो कोई गीत गा रही हो। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी और एक अपनापन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, यानी कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। इसी खूबसूरत गांव की एक टूटी फूटी बस्ती में रहता था सूरज। सूरज, जिसकी जिंदगी इस गांव की सुंदरता से बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी में ना शांति थी ना सुंदरता थी, तो बस बेबसी, गरीबी और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। सूरज गांव के सबसे अमीर और कंजूस सेठ लाला हरिलाल की दुकान पर मजदूरी करता था। दिन भर भारी बोरियां उठाना, दुकान की सफाई करना और बदले में क्या मिलता? सेठ की गालियां और चंद सिक्कों की खनक, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम थी। एक दिन सूरज 50 किलो की चावल की बोरी अपनी पीठ पर लादकर दुकान के अंदर ला रहा था। अचानक उसके पैर कांपने लगे और तभी उसके हाथ से वो बोरी गिर जाती है। अरे ओए कामचोर, तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता क्या तुझे? कल ही तूने चीनी की बोरी गिरा दी थी और आज ये चावल। तुझे काम पर रखा है काम करने के लिए या मेरा दिवाला निकालने के लिए? तू बस हराम की रोटी तोड़ना जानता है। माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। मैं बहुत थक गया था। पता नहीं अचानक मेरे पैर कब कपाने लगे। मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं है, इसलिए शायद चक्कर आ गया। मालिक, हो सके तो मेरे पगार में से काट लेना, पर अभी चिल्लाइए मत, ग्राहक क्या सोचेंगे। अरे वाह, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरी दुकान कैसे चलानी है। रात से कुछ खाया नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ लंगर खोलकर बैठा हूं क्या? सुन ले कान खोलकर, इस महीने की पगार से 500 रुपए कटेंगे और अगर अब एक भी दाना गिरा तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत करो। मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही है, उसके लिए दवा चल रही है। अगर आप पैसे काट लोगे तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मेरी पत्नी आस लगाए बैठी है। मुझ गरीब पर थोड़ी दया करो सेठ जी। दया? व्यापार में दया नहीं, मुनाफा देखा जाता है। जा, अब नाटक मत कर। वो पीछे गोदाम में जो 20 बोरियां पड़ी हैं, उन्हें ऊपर वाले कमरे में चढ़ा। जब तक काम खत्म नहीं होगा घर नहीं जाएगा तू। सूरज का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रुकने नहीं देती थी। वो जानता था कि अगर आज काम नहीं किया तो रात को उसका चूल्हा ठंडा रह जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव मीठी नींद सो रहा था, तब सूरज अपने थके हुए शरीर और टूटे हुए हौसले के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा। सूरज को इतना थका और बीमार देखकर सीमा चौंक उठी। हे भगवान, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है जी? और आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो डर ही गई थी। सेठ ने आज फिर कुछ कहा क्या? सीमा, आज तो ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सेठ इंसान नहीं, एक जल्लाद है। आज मुझसे थोड़े से चावल क्या गिर गए तो उसने मुझे सारे ग्राहकों के सामने कुत्तों की तरह जलील किया। और तो और, उसने मेरी इस महीने की पगार में से 500 रुपये काटने की बात भी की है। सीमा, मैं टूट चुका हूं। मैं कैसा पिता हूं? मेरा बेटा बीमार पड़ा है, वह बुखार से तप रहा है और मैं उसका ठीक तरह से इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। जी, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही तो इस घर का इकलौता सहारा है। दुनिया वाले चाहे जो कहें, पर मैं जानती हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बच्चे को मैंने काढ़ा पिला दिया है, वो सो गया है। भगवान पर भरोसा रखिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है ना, तो समझ लेना सवेरा बहुत करीब है। कल का दिन जरूर कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। काश तुम्हारा कहा सच हो जाए सीमा, क्योंकि अब इस जिल्लत की जिंदगी से मैं ऊब चुका हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। अगले दिन दोपहर के समय लाला हरिलाल ने सूरज को अपने घर महीने भर का राशन का सामान छोड़ने के लिए भेजा। सूरज अपनी पीठ पर बोरा लादे जब सेठ के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर की झुलसाती धूप के विपरीत अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी लाओ ना। मेरा फेवरेट कार्टून शुरू होने वाला है, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। बस आ गई बेटा। लो तुम्हारी फेवरेट मैगी, तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट में बना दी है। खाओ और बताओ कैसी बनी है। सूरज छिपकर दरवाजे के पीछे से देखता है। बच्चे उस पीले रंग के घुंघराले नूडल्स को कांटे से बड़े चाव से खा रहे हैं। उसमें से उठने वाली मसालों की शानदार खुशबू सूरज की नाक तक पहुंचती है। उसके पेट में भूख से चूहे कूदने लगते हैं। हे भगवान, यह क्या जादुई चीज है?
पीली पीली लंबी स्वैयां जैसी। और मालकिन ने अब भी क्या कहा? सिर्फ 2 मिनट में बन गई। हमारे घर में तो दाल गलने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है और लकड़ी का धुआं अलग आंखें फोड़ता है। और ये इसे कितनी खुशी से उंगलियां चाट चाट कर खा रहा है। अमीर लोग इसे मैगी कहते हैं। मैंने सेठ की दुकान पर ऐसे रंग बिरंगे पैकेट देखे तो हैं, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। सूरज सामान फर्श पर रखकर दबे पांव रसोई के पास जाता है। वहां कूड़ेदान में मैगी के खाली पैकेट पड़े थे। सूरज डरते डरते एक पैकेट उठा लेता है और उस पर छपी तस्वीर को बहुत गौर से देखता है। 2 मिनट नूडल्स। इसका मतलब अगर कोई मुसाफिर भूखा हो तो उसे ढाबे पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर यह चीज इतनी जल्दी बनती है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि सेठ का बेटा इसे खुशी से खा रहा है, तो क्या हमारे गांव के लोग इसे नहीं खाएंगे? अगर कोई इसे सस्ते में बेचे तो। तभी सेठ की पत्नी वहां आती है और उसे वहां देख लेती है। ए सूरज, यहाँ कोने में छुप कर क्या कर रहा है? चोरी चकारी करने की नीयत है क्या तेरी? सामान रख दिया ना, अब सीधा बाहर निकल यहाँ से। देख, अपने गंदे पैरों से मेरा पूरा फर्श खराब कर दिया तूने। नहीं नहीं मालकिन, बस सामान रख रहा था। मैं जा रहा हूं। उस रात सूरज और सीमा जमीन पर बैठे रात का खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त सूरज ख्यालों में खोया हुआ था। उसे ख्यालों में खोया देख सीमा उसे पूछती है। क्या हुआ सूरज? आज तुम किस ख्याल में खोए हुए हो? सीमा, आज मैंने सेठ के घर एक अजीब और जादुई चीज देखी। उसे वो मैगी कहते हैं। बस गर्म पानी में डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में तैयार। ना आटा गूंथने का झंझट, ना रोटियां बेलने की मेहनत। 2 मिनट में खाना? तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कौन सा खाना है जो इतनी जल्दी पक जाए? और वो तो अमीर लोग खाते होंगे, हम गरीबों के किस काम का? यही तो बात है सीमा। अमीर खाते हैं इसलिए तो गरीब भी खाना चाहेंगे। आज पूरा दिन मैं यही सोचता रहा। अगर मैं लाला की गुलामी छोड़कर गांव के बस स्टैंड पर इस मैगी का ठेला लगाऊं तो? सोचो, जो मुसाफिर भूखे होते हैं उन्हें अगर 5 मिनट में गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन जी, लाला की नौकरी छोड़ दोगे, फिर घर कैसे चलेगा और ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो लाला रोज याद दिलाता है सीमा। गालियां खाता हूं, जानवरों की तरह काम करता हूं, फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे पास पिछले महीने के थोड़े पैसे बचे हैं और मैं लाला से अपना हिसाब मांग लूंगा। मुझे भरोसा है यह 2 मिनट मैगी सब खाएंगे। अगर तुम साथ दोगी तो किस्मत जरूर बदलेगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन की सुबह सूरज के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसने वो कर दिखाया जो लाला हरिलाल ने अपने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया था। सेठ जी, मुझे मेरा अब तक का सारा हिसाब दे दीजिए। मैं आज के बाद आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। सूरज की बात सुन हरिलाल चौंक गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बे? या भांग खाकर आया है? तू मेरे यहाँ काम छोड़ेगा? जा, चला जा। मुझे तेरे जैसे 100 मजदूर सड़क पर पड़े मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, सूरज, जब तू और तेरा परिवार भूख से तड़पेगा ना और सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तू नाक रगड़ते हुए इसी दुकान की चौखट पर वापस आएगा। ये ले तेरी बची खुची पगार। बाकी पैसे मैंने तेरे रोज के नुकसान के लिए काट ली हैं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सूरज उन थोड़े से पैसों से कबाड़ी वाले से एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदता है। उस रात सूरज और सीमा ने रात भर जागकर उस ठेले को तैयार किया। अगले दिन सूरज सुबह सुबह पास की एक दुकान से 20 पैकेट मैगी के खरीद लेता है। उसने ठेले के सामने एक सुंदर सा बोर्ड लगाया जिस पे लिखा था सूरज मैगी वाला, टेस्ट ऐसा जो याद रह जाए। सुबह का समय है। सूरज ठेले पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। चूल्हा जल रहा है, मैगी उबल रही है और उसमें से बहुत ही शानदार खुशबू उड़ रही है। लेकिन गांव के लोग उसे बहुत ही अजीब और शक की नजरों से देख रहे हैं। अरे भाई रामू, ये देख, ये सूरज लाला की नौकरी छोड़कर यहाँ क्या पका रहा है? ये तो बिल्कुल पीले केंचुए और कीड़ों जैसा दिख रहा है। हाँ यार, पता नहीं क्या शहर की नई बीमारी उठा लाया है हमारे गांव में। अपनी घर की शुद्ध रोटी, सब्जी और समोसे, कचौड़ी छोड़कर यह विदेशी मेंढक का खाना कौन बेवकूफ खाएगा? चलो चलो भाई, यहां से चलो, कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। सूरज उनकी बातें सुनकर थोड़ा उदास होता है।
पर फिर जोर से आवाज लगाता है। आओ भाई आओ, शहर का मशहूर और सबसे स्वादिष्ट खाना गर्मा गर्म मसालेदार मैगी एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। सिर्फ 10 रुपए में अपनी भूख मिटाओ। सूरज आवाज लगाता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। कोई उसे पागल कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। उसकी बनाई हुई मैगी बर्तन में ठंडी होकर खराब हो गई। सूरज थक कर और निराश होकर सड़क पर ठेले के किनारे बैठ गया। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। हे भगवान, क्या सीमा ने सही कहा था? गांव के लोग कोई भी नई चीज आसानी से नहीं अपनाते। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मेरी पूरी कमाई डूब गई। क्या मैंने नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आज मैं सीमा और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी सूरज को एक विचार आता है। उसने सालों से गांव वालों को देखा था। उसे पता था कि गांव के लोग मेले में मुफ्त की चीज के पीछे कैसे भागते हैं। उसे पता था कि बस एक बार किसी भी तरह यह स्वाद लोगों की जुबान पर लगना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा सूरज। अगर यह लोग नया खाना समझकर पैसे खर्च करने से डर रहे हैं, तो मुझे इनका यह डर निकालना होगा। मुझे इन्हें इसका स्वाद छकाना होगा, चाहे मुझे अपनी जेब से ही क्यों ना खिलाना पड़े। अगली सुबह सूरज के लिए एक नई उम्मीद का दिन था। कल की मायूसी को पीछे छोड़कर आज सूरज सुबह सुबह ही गांव के मुख्य चौपाल पर अपना ठेला लेकर पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि आज वो हार नहीं मानेगा। सुनो सुनो सुनो, मेरे गांव वालों, खेत जाने वाले किसान भाइयों और स्कूल जाने वाले बच्चों, आ जाओ। आज तुम्हारे अपने सूरज मैगी वाले के ठेले पर अगले सिर्फ 1 घंटे के लिए शहर की सबसे मशहूर और स्वादिष्ट मैगी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक भी पैसा नहीं लगेगा। अपनी जेब में हाथ मत डालो, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इस नए स्वाद का मजा लो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ काका, मुफ्त का खाना, वो भी बिना किसी शर्त के। यह सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। जो लोग कल दूर से मजाक उड़ा रहे थे, वह भी मुफ्त का नाम सुनकर और हवा में तैरती उस लाजवाब खुशबू से खींचे चले आए। अरे हटो भाई, मुफ्त का मिल रहा है तो चक्कर देखने में क्या हर्ज है। लाओ सूरज भाई, पहली प्लेट मेरी लगा दो। देखें तो सही, तूने ये कौन सा नया विदेशी खाना बनाना सीखा है। देखते ही देखते सूरज के ठेले पर भीड़ लग गई थी और सूरज ने भी सभी को एक प्लेट मैगी दे दी। अरे बाप रे बाप भाई, ये क्या गजब चीज है। उफ, क्या स्वाद है। एकदम स्वादिष्ट, नमकीन और छटपटा, और वो भी इतना गरम। कसम से ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मजा आ गया सूरज भाई। यह ले 10 रुपए, एक प्लेट और लगा मेरे लिए। अरे नहीं रामू भाई, मैंने कहा ना, 8 बजे से 9 बजे तक सब मुफ्त है। आज सिर्फ स्वाद का मजा लो, पैसे कल दे देना। रामू की ऐसी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर और उस खुशबू को महसूस करके वहां खड़ी पूरी भीड़ बेकाबू हो गई। बच्चे, बूढ़े, खेत जाते किसान सब ठेले पर टूट पड़े। सूरज की वो 1 घंटे वाली तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। लोग शुरुआत में सिर्फ मुफ्त के लालच में आए थे, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 45 मिनट में सूरज के ठेले का सारा सामान और मैगी के पैकेट खत्म हो गए। लोग अपनी उंगलियां और कटोरियां चाटते रह गए। जिसने भी खाया वो सूरज की तारीफ करते नहीं थक रहा था। बस उस एक दिन के बाद सूरज की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अगले दिन से गांव वाले रोज खुशी खुशी पैसे देकर उसकी 2 मिनट मैगी खाने आने लगे। रोज ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और सूरज की कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी। उसकी एक छोटी सी समझदारी और हिम्मत ने उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। अरे रामू, ये क्या तमाशा है। सुबह से शाम हो गई और तुझसे खेत की जुताई नहीं हुई। कामचोर कहीं का। मालिक, खेत की मिट्टी काफी सख्त है। बैल भी बार बार रुक जा रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं मालिक। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। कल शाम तक मुझे यह पूरा खेत तैयार चाहिए, वरना तेरी मजदूरी नहीं दूंगा। मालिक, कल तक कैसे होगा? थोड़ा तो रहम करिए। बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कल सूरज निकलने से पहले आ जाना और शाम तक पूरे खेत की जुताई हो जानी चाहिए। इतना कहकर वो जमींदार वहां से चला जाता है। तभी राजू ने देखा कि उसका बेटा मोहन उसके लिए खाना लेकर आया था और थोड़ी दूरी पर खड़ा सब सुन रहा था। अरे बेटा मोहन, क्या हुआ? वहां क्यों खड़ा है? यहाँ आ। पिता के बुलाते ही मोहन अपने पिता के पास गया और बोला,
पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है, वही लेकर आया हूं। अच्छा हुआ मोहन बेटा, तू खाना लेकर आ गया। मुझे बहुत भूख लगी थी। ला दे मुझे खाना। फिर राजू और उसका बेटा मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, वो जमींदार आपको डांट रहा था। मुझे यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब अगर जमीन ही सख्त है तो इसमें आपकी क्या गलती है? जाने दे बेटा, वो हमारे मालिक हैं और हम उनके नौकर, इसलिए नौकर को कभी भी मालिक की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तू यह सब मत सोच और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में यह बात बैठ गई। खाना खाकर राजू ने मोहन को टिफिन देते हुए कहा, ले बेटा, अब तू घर जा, लेकिन हाँ, संभल के जाना। मोहन वहां से टिफिन लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में अभी भी उस जमींदार की बातें गूंज रही थीं। आज उस जमींदार ने जिस तरह पिताजी को डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हे भगवान, काश अगर मैं बड़ा आदमी होता तो मेरे पिताजी ऐसे दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं कर रहे होते। लेकिन क्या मेरे पिताजी पूरी जिंदगी बस यही करेंगे? क्या मैं कभी उन्हें महंगी कार में नहीं बैठा पाऊंगा? क्या मेरी माँ हमेशा हमें सूखी रोटी और प्याज परोसती रहेगी? मोहन के मन में यही सवाल बार बार उमड़ रहे थे। मोहन अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। यह सब सोचते हुए मोहन अपने घर पहुंच गया, जहां उसकी माँ घर में बैठी थी। मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ बेटा? तू क्यों परेशान है? मैंने देखा कि आज वो जमींदार फिर से पिताजी को डांट रहा था। मैं सोच रहा हूं, कब तक हमें ऐसे जीना पड़ेगा? क्या हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे? बेटा मोहन, हिम्मत मत हार। तेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और तू तो पढ़ने में भी तेज और समझदार है। देखना, एक दिन तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन माँ, सिर्फ पढ़ाई से क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम कभी किसी की गुलामी ना करें। मैं आपको और पिताजी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। वाह रे मोहन, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना समझदार हो गया है। लेकिन अभी तू सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। देखते देखते इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। मोहन हमेशा यही सोचता रहता कि वो क्या करे जिससे वो बहुत अमीर बन जाए। एक दिन मोहन उदास होकर बैठा था। तभी एक बड़ी सी कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से मिस्टर सिंघानिया, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वह बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। अरे नहीं, इस कार का फ्यूल भी अभी खत्म होना था। लगता है आज की मीटिंग में लेट हो जाऊंगा। तभी उन्हें परेशान देखकर मोहन उनके पास गया और बोला, क्या हुआ सर? आपको कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा सुनो, क्या यहाँ कोई पेट्रोल पंप है? मेरी कार का फ्यूल खत्म हो गया है। अरे सर, ये तो गांव है, यहाँ भला पेट्रोल पंप कहाँ होगा? लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप बस यहीं रुकिए। राजू इतना कहकर वहां से भाग जाता है और कुछ देर बाद एक गैलन में तेल भरकर लाता है, जिसे देखकर मिस्टर सिंघानिया बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। फिर मिस्टर सिंघानिया ने कुछ पैसे निकालकर मोहन की तरफ बढ़ाए और बोले, ये लो बेटा, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटा रख लो, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। नहीं सर, मैं पैसे नहीं ले सकता। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? सर, ये इतनी महंगी कार आपने कैसे ली? मेरा भी सपना है कि एक दिन अपने माँ बाप को ऐसी कार में घुमाऊं और मैं उनके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। मोहन के शब्द सिंपल थे, पर उनमें सच्चाई और जज्बा भरा हुआ था। मिस्टर सिंघानिया कुछ पल के लिए चुप हो गए। बेटा मैंने यह सब सिर्फ नौकरी से नहीं कमाया। मैंने ट्रेडिंग सीखी, शेयर बाजार को समझा, रिस्क लिया और मेहनत और डिसिप्लिन के साथ ये कार ली है। सर, ये शेयर मार्केट क्या होता है? बेटा शेयर मार्केट वो जगह है जहां लोग कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते हैं और सही समझ के साथ निवेश करके पैसा कमाते हैं। सर, क्या आप मुझे भी शेयर मार्केट के बारे में सिखा सकते हो? ठीक है बेटा, अगर तुम शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम कल से मेरे घर आ जाना,
मैं तुम्हें धीरे धीरे ट्रेडिंग और शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान दे दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अपनी कार में फ्यूल डाला और वहां से चले गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। अब लगता है जैसे मैं अपने माँ बाप के सपने जरूर पूरे कर सकूंगा। फिर मोहन भी अपने घर लौट गया। उसी शाम जब मोहन घर पर बैठा था, तभी उसके पिता वहां आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा मोहन, कल सुबह तू मेरे साथ खेत चलना। कल थोड़ा काम ज्यादा है, तू साथ होगा तो काम जल्दी निपट जाएगा। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए। मैं आपके साथ चलकर आपका काम संभाल लूंगा। जब दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे, तभी सरला वहां आ जाती है। अगर अब आप दोनों पिता पुत्र की बातें हो गई हों तो चलिए, खाना बन गया है। ठीक है भाग्यवान, चलो तुम खाना निकालो, हम दोनों भी आते हैं। फिर तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में मिस्टर सिंघानिया की बातें ही चल रही थीं। तभी उसे याद आया कि आज तो मिस्टर सिंघानिया ने उसे अपने घर बुलाया है। अरे हाँ, आज तो मुझे सिंघानिया सर के घर जाना है। मोहन यह सोच ही रहा था, तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तू क्या सोच रहा है? पिताजी, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है। क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है बेटा मोहन, लेकिन संभाल के जाना और संभाल के आना। ठीक है पिताजी, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल कर जाऊंगा और संभाल कर वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहन मिस्टर सिंघानिया के पास चल पड़ा। मिस्टर सिंघानिया का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। मोहन जब उनके घर पहुंचा, तब मिस्टर सिंघानिया वहीं बैठे थे। तभी उन्होंने मोहन को देखा। आओ मोहन बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुम टाइम के पंक्चुअल हो। मैं तुमसे खुश हुआ। हाँ सर, क्योंकि मैं जानता हूं कि सफल होने के 3 रूल क्या हैं और उनसे आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, और क्या हैं वो 3 रूल? वो 3 रूल हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। इसमें डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना और खुद पर कंट्रोल रखना, चाहे मन हो या ना हो। उस काम को लगातार करते रहना, यही है डिसिप्लिन। वाह मोहन, तुम तो बहुत होशियार हो। और बाकी के 2 रूल क्या हैं? सर, अब दूसरा रूल है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा काम करके लगातार काम करना। ऐसा नहीं कि हम एक दिन बहुत काम कर लें और दूसरे दिन काम ही ना करें। यह कंसिस्टेंसी नहीं होती। और तीसरा रूल? सर, तीसरा रूल है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम पर पहुंचना या टाइम पर काम करना। अगर हम ये तीनों रूल फॉलो करके अपना काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकती है। मिस्टर सिंघानिया मोहन के इन बातों से बहुत खुश हुए। वो समझ गए कि उन्होंने मोहन के बारे में जैसा सोचा था, वो वैसा ही है। मेरे साथ चलो मोहन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मोहन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक कमरे में पहुंच गए, जहां एक बड़ा सा कंप्यूटर था और उसमें लाल हरी मोमबत्तियां ऊपर नीचे हो रही थीं। मोहन यह सब देख हैरान था। देखो बेटा मोहन, ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप, और इसमें जो लाल हरी मोमबत्तियां हैं, इसे ग्राफ बोलते हैं। जब ये ग्राफ ऊपर जाता है, तब हमें प्रॉफिट यानी कि फायदा होता है, और जब ये ग्राफ नीचे आता है, तो हमें लॉस यानी कि नुकसान होता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा मोहन, सब एक दिन में ही सब कुछ नहीं सीख लेते। लोगों को सीखने और समझने में समय लगता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं बस तुम्हें इन सब का परिचय कराना चाहता था, जो कि तुमने कर लिया है। अब बाकी चीजें, जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेलर और बायर क्या होते हैं, ये सब मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। फिर मोहन मिस्टर सिंघानिया के घर से अपने घर लौट जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी शेयर मार्केट की बातें चल रही थीं। रात को भी मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो अब भी शेयर मार्केट की बातें सोच रहा था। हे भगवान, जल्दी से सुबह हो जाए और मैं मिस्टर सिंघानिया सर से शेयर मार्केट के बारे में सीख सकूं, ताकि मैं भी अपने माँ बाप को बड़ी कारों में घुमा सकूं। अगले दिन मोहन फिर से मिस्टर सिंघानिया के घर गया, जहां पर मिस्टर सिंघानिया उसे अपने क्लास में ले गए और बोले, मोहन बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में बताता हूं। शेयर मार्केट वह जगह होती है
जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपना शेयर लोगों को बेचती हैं, और जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। सर, इसका मतलब जब कंपनी बढ़ेगी तो हमारा फायदा भी होगा। बिल्कुल। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उस कंपनी को फायदा भी होता है, और अगर कंपनी अच्छा काम ना करे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट किस्मत का खेल नहीं है, ये सोच, मेहनत और नॉलेज का खेल है। मोहन मिस्टर सिंघानिया की बातें ध्यान से सुन रहा था, जैसे हर शब्द उसके लिए सपने लिख रहे हो। फिर मिस्टर सिंघानिया ने मोहन को शेयर मार्केट के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बेसिक बातें सिखाई। देखते देखते ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिस्टर सिंघानिया कभी उसे बायर और सेलर के बारे में बताते, तो कभी सिखाते कि इन्वेस्ट कैसे करे, कब रिस्क ले। सब कुछ धीरे धीरे सिखाया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब मोहन को शेयर मार्केट का ज्ञान हो गया था। एक दिन जब वो मिस्टर सिंघानिया के पास गया तो मिस्टर सिंघानिया ने मोहन से बोला, मोहन, तुमने इतने दिन शेयर बाजार की स्टडी की है, अब समय है रियल पैसे लगाकर खेलने का। मैंने कल रात ही तुम्हारा डीमेट अकाउंट खोल दिया है और उसमें 2 लाख कैपिटल डाल दिया है। अब तुम इस 2 लाख से ज्यादा कैपिटल बनाकर दिखाओ। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जितना आपने सिखाया है उसे यूज करके मैं प्रॉफिट और कैपिटल को जरूर बढ़ाऊंगा। मोहन अपने घर चला गया और मिस्टर सिंघानिया के दिए हुए लैपटॉप में वो हमेशा की तरह शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरें पढ़ने लगा। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। MRF टायर्स का दाम 10,000 से गिरकर 5,000 हो गया। मोहन यह देख हैरान था। उसने मिस्टर सिंघानिया की बातें याद की और बोला, सिंघानिया सर ने कहा था, जब चीज सस्ती हो और इसमें फ्यूचर हो तब रिस्क लेना है। मैं एक काम करता हूं, ज्यादा नहीं, बस 20 MRF टायर्स के शेयर खरीद लेता हूं। फिर मोहन ने MRF टायर्स कंपनी की पूरी रिसर्च की और फिर मोहन ने 5,000 के दाम से 20 MRF टायर्स के शेयर खरीद लिए। फिर मोहन सोने चला जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन MRF टायर्स के शेयर का दाम नहीं बढ़ा, जिससे मोहन परेशान हो गया। हे भगवान, लगता है मैंने अपने सारे कैपिटल बर्बाद कर दिए। मुझे सिंघानिया सर के पास जाना होगा। और इतना सोचकर मोहन मिस्टर सिंघानिया के पास चला गया। सर, MRF टायर्स के दाम 10,000 से 5,000 हो गए थे, तो मैंने 20 शेयर खरीद लिए, लेकिन अब तक उनके दाम नहीं बढ़े। लगता है मैंने सारे कैपिटल बर्बाद कर दिए। नहीं मोहन, तुम सब्र करो, ये शेयर मार्केट है। अगर तुमने सोच समझकर पैसे इन्वेस्ट किए हैं और शेयर खरीदा है तो वह जरूर प्रॉफिट देगा। हाँ सर, मैंने सारी रिसर्च करने के बाद ही MRF टायर्स के शेयर खरीदे थे। अगर तुमने रिसर्च सही की है तो तुम चिंता मत करो। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो भी ठीक है। ऐसे ही देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन मोहन अपने घर पर बैठा था। तभी उसके लैपटॉप में एक मैसेज आया, जिसे देखकर मोहन दंग रह गया, क्योंकि MRF टायर्स शेयर का दाम बढ़ गया था। अब एक MRF टायर्स शेयर की कीमत लगभग 1 लाख रुपये हो चुकी थी। एक MRF टायर्स शेयर की कीमत 1 लाख रुपये, मतलब 20 शेयर के हुए 20 लाख। यह देख मोहन खुशी से नाचने लगा। तभी उसके माता पिता वहां आए और उससे पूछने लगे, अरे बेटा मोहन, क्या हुआ? तू नाच क्यों रहा है? अरे हाँ बेटा, तू नाच क्यों रहा है? कहीं तूने शादी के लिए लड़की तो नहीं पसंद कर ली? अरे माँ, तू भी ना। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि अब हम अमीर हो गए हैं और पिताजी को उस दुष्ट जमींदार के खेतों में काम करने की अब कोई जरूरत नहीं। बेटा मोहन, तू क्या बोल रहा है? हम कुछ समझे नहीं। फिर मोहन ने अपनी माँ और पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मोहन के माता पिता के आंखों में आंसू आ गए। बेटा मोहन, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरा बेटा है। हाँ बेटा, तूने जो कहा था वो तूने कर दिखाया। भगवान करे तू ऐसी ही तरक्की करे। उसके बाद मोहन मिस्टर सिंघानिया के पास गया। फिर मोहन ने मिस्टर सिंघानिया को सारी बात बताई, जिसे सुन मिस्टर सिंघानिया बहुत खुश हुए और बोले, वाह मोहन, तूने अपने दिमाग से 20 लाख का प्रॉफिट कमाया है। सर, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कुछ ना कर पाता। और आज यह साबित हो गया कि अगर मार्गदर्शन करने वाला अच्छा और समझदार हो
तो कामयाबी मिलने में देर नहीं लगती। अब मोहन ने भी एक बड़ा मकान खरीद लिया। अब उसके पास महंगी कारें भी थी और उसके माता पिता बहुत खुश थे।